हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं प्रियंका शमाली आज नए एपिसोड के साथ अनसुनी कहानियों में आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। तो जो हमारे एपिसोड्स चल रहे हैं कि मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ राजस्थान, उसके अंदर तीसरे नंबर पर मैं आपके सामने लिख रही हूँ हमारे राजस्थान की धड़कन, हमारे राजस्थान की कैपिटल जयपुर के नाहरगढ़ पैलेस की। नाहरगढ़ पैलेस, जिसे टाइगर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और जिसका प्रीवियस नेम सुदर्शन पैलेस था, पर बिकॉज ऑफ द प्रीवियस प्रिंस राजा नाहर सिंह पोमिया, उनके नाम से इस पैलेस का नाम नाहरगढ़ पड़ा। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। इसका निर्माण राजा मान सिंह जी ने कराया था। आमेर फोर्ट के साथ साथ इस फोर्ट का भी उन्होंने निर्माण कराया था। और इस फोर्ट के निर्माण के पीछे उनके दो कारण थे। एक था शिकार बाड़ी बनाना और दूसरा अपनी रानियों के लिए एक सुंदर सा महल बनवाना। जी, आपने सही सुना, रानियां। और उनकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 12 रानियां थी। अब उन्हीं 12 रानियों को एक जैसा रखने के लिए, ताकि किसी का दिल ना दुखे, उन्होंने 12 एक जैसे रूम एक ही कॉरिडोर में बैक टू बैक बनवाया। और इस महल की भव्यता देखते ही बनती है। अगर आप वहाँ पे खड़े हों तो आप एक जयपुर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा अपने कैमरे में कैप्चर भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका निर्माण इतने प्यार से, जिसके पीछे ही प्यार एक वजह थी, तो हॉन्टेड कैसे? तो इस सवाल के पीछे आपका जवाब छुपा है। जब हम कोई चीज़ दिल से बनाते हैं तो हमारे दिल से वो इतनी जुड़ जाती है कि मरने के बाद भी हम उस चीज़ को या फिर उस जगह को छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब भी हम किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते हैं तो उसकी फेवरेट चीज़ें, उसकी पसंदीदा चीज़ें भी हमें उसके साथ छोड़नी पड़ती हैं, उसके साथ जलानी पड़ती हैं। और जब हम ऐसा नहीं करते तो शायद तक उसकी रूह, उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिट इसी दुनिया में फंस कर रह जाती है और मुक्ति नहीं पाती। तो ऐसा ही मान सिंह जी के साथ हुआ। बहुत सारे विजिटर्स ने या फिर बहुत सारे लोकल्स ने उनकी स्पिरिट को उस महल में आज भी घूमते हुए देखा है, उसी कॉरिडोर में, उसी दीवार पे, जहाँ से नज़ारा देखना बहुत ही खूबसूरत होता है। अब आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जब हम किसी भी जगह की बात करते हैं या फिर किसी भी पैलेस की बात करते हैं तो उसके पीछे एक और चीज़ होती है कि टाइम टू टाइम हर जगह को एक रेनोवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि दीवारें धीरे धीरे पुरानी होने लगती हैं तो उनके ठहर जाने का, उनके गिर जाने का बहुत ही बड़ा डर लगा रहता है। तो इसी चीज़ को करने के लिए हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उनके रेनोवेशन का टाइम टू टाइम एक मुहिम चलाते हैं, ताकि हम अपनी पुरातात्विक सभ्यताओं को, हमारे पौराणिक चीज़ों को, हमारी महलों को, हमारे कल्चर को बचा सकें। तो इसी के लिए एक बार ये डिसाइड हुआ कि जो मान सिंह जी का ये महल था, नाहरगढ़ पैलेस, इसको भी रेनोवेशन की ज़रूरत पड़ी। तो इसके रेनोवेशन के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने, या फिर हम कह सकते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक टेंडर पास किया। और उस टेंडर को पास करने के बाद जो एक आर्किटेक्चर था, उसको ये कहा कि ये जो दीवार है, ये जो छत है, ये गिरने वाली है, सो वी हैव टू रेनोवेट इट। तो ऑफ कोर्सली ये टेंडर पास होने के बाद वो जो आर्किटेक्ट कंपनी थी, वो बहुत ही खुश हुई कि उन्हें एक ऐसी जगह को वापस से रेनोवेट करने का मौका मिल रहा है कि जो हमारी सभ्यता को एक तरीके से प्रदर्शित करती है। तो इस चीज़ के पीछे हमारे जो आर्किटेक्चर थे, उनका नाम मैं रखती हूँ रवि, बिकॉज़ हमें थोड़ी प्राइवेसी भी बचानी चाहिए। तो मुझे उनके बारे में जो पता है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो रवि इस टेंडर के पास होने के बाद, इस काम को मिलने के बाद बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें इस तरीके की
आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हिस्टोरिकल पैलेसेस, इन सब के बारे में वैसे भी बहुत ही एक तरीके से कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करना बहुत अच्छा लगता था। और अब उन्हें उसी चीज़ को अच्छी तरीके से रेनोवेट करने का एक मौका मिला, तो वो उसे कैसे छोड़ सकते थे। तो रवि ने ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए अगले ही दिन अपना सामान पैक किया, अपनी टीम बनाई और उस पैलेस के लिए मुंबई से निकल पड़े। अब जब वो जयपुर पहुंचे तो ऑफकोर्सली उन्होंने साइट्स को अच्छी तरीके से मेजर किया कि कहाँ पे कितना काम करना है, कितना हमें सामान लगेगा या फिर कितना हमें यहाँ पे रेनोवेट करना है। उन्होंने उस चीज़ का पूरा एक नोटिफाई थिंग अपनी डायरी में बनाया। अब उन्होंने यही कहा कि हम इसका काम कल से ही स्टार्ट करेंगे। तो उनकी टीम भी उनके साथ रेडी हो गई कि ठीक है सर, हम आपके साथ, आप जो कहेंगे हम कल से करने के लिए तैयार है। एंड ऐसे ही करते करते उन्होंने अपनी टीम से ये कहा कि कल से हमें ये काम शुरू करना है, कल से हम दीवार का काम पहले शुरू करेंगे। एंड ऐसे करते करते उन्होंने पूरी टीम वर्क के साथ, अपना टीम वर्क के साथ वो पूरा काम तय कर लिया। अब नेक्स्ट डे उन्होंने जितना भी सामान चाहिए था, लाइक सीमेंट, द ब्रिक्स, ऑल ऑफ दैट दे जस्ट हैव दैट ऑन द साइट। अब उन्होंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे करते करते पूरा एक हफ्ता हो गया और वो दीवार का रेनोवेशन चल रहा था। पर एक दिन अचानक से उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आई। उन्होंने जाके देखा तो जो काम करने वाले थे, वर्कर्स थे, उनमें से 2 जने गिर के ज़ख्मी हो चुके थे। तो उन्होंने उस इंसिडेंट का मुआयना किया। उन्होंने ये पूछा हुआ क्या, कैसे गिर गए एंड ऑल दैट। तो उन दोनों ने एक ही जवाब दिया कि सर हमें पता नहीं, बट हम जब ऊपर ये ब्रिक्स और सीमेंट को लगा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। और इधर से जो दूसरा व्यक्ति था, दूसरा वर्कर था, उसने ये कहा सर मैंने उस दीवार के ऊपर एक परछाई सी देखी किसी आदमी की। थोड़ा सा डार्क था इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, बट हाँ वहाँ पे कोई था। तो उसने जैसे ही इसको धक्का दिया, इसको बचाने के लिए मैंने अपना हाथ दिया और मैं भी इसके साथ नीचे गिर गया। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वर्कर था उसका हाथ टूट जाता है, तो इसी वजह से उसको छुट्टी देनी पड़ जाती है रवि को। अब ऐसे करते करते 1 महीने में ये इंसिडेंट कॉमन हो गए। जब भी उस दीवार की कंप्लीशन की बारी आती, कोई ना कोई वर्कर गिरकर जख्मी या फिर बहुत ही बुरी तरीके से उसका हाथ पैर या फिर कुछ भी टूट जाता था। तो अब ये बात रवि के दिमाग में भी आने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन रवि जब काम कंप्लीट करके अपने होटल रूम में जाके रुका, तो वो जब सोने वाला था, सोने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है। ही कांट टेकिंग एनी ब्रेथ, वो सांस नहीं ले पा रहा था। तो उसने जैसे ही आंखें खोली तो एक डार्क सी परछाई उसके ऊपर बैठी हुई थी और उसे यही कह रही थी, काम पूरा करेगा, काम पूरा कर पाएगा, देखता हूँ कैसे काम पूरा कर पाता है। मेरी जगह से दूर है, मरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी तक तो सिर्फ हाथ पैर टूट रहे हैं, अगली बार मौत होगी। ऐसे करते करते रवि अपने आप की बॉडी को बिल्कुल नहीं हिला पा रहा था। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे उसे स्लीप पैरालिसिस हुआ होगा, बट स्लीप पैरालिसिस, आपकी आंखें खुली हुई, आपके सामने वो चीज़ है। रवि ने यही कहा कि आई कैन ईजीली गोइंग थ्रू दैट, कि वो जिस तरीके से दिख रहा था वो एक परछाई किसी राजा की लग रही थी, बट वो चेहरा बिल्कुल नहीं देख पाया था बिकॉज वो बिल्कुल डार्क फॉर्म में था। तो ऐसे करते करते कब उसे नींद आई उसे नहीं पता, बट सुबह उठते ही वो बहुत डर गया था। उसने अपनी साइड पे जाके अपने वर्कर्स से बात करी कि तुम्हें कैसी परछाई दिखी एंड ऑल दैट। तो वो सब यही कह रहे थे सर इस तरीके से दिख रहा था एंड ऑल दैट। तो उसने जब खुद ने डिस्क्रिप्शन दिया कि ऐसा दिख रहा था, तो सब वर्कर्स ने कहा हाँ सर हमें ऐसा ही एक परछाई, ऐसी एक डार्क फॉर्म हमें दिखी
जो हमें शायद तक काम करने से रोकना चाहती है। हमें उसने कुछ कहा नहीं, बट वो हमारा काम रोकना ही चाहती है। तो ये सब सुनने के बाद रवि बिल्कुल हैरान हो गया। ही वॉज जस्ट शॉक्ड कि अगर ये सब सबके साथ हो रहा है, मीन्स ये मेरा कोई भ्रम नहीं था, ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था, ये सब के साथ हो रहा है। तो उसने अपने डायरेक्टर को, अपने बॉस को फ़ोन लगाया कि सर हम सब के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और ऐसे करते करते हमारे 7 जो वर्कर्स हैं उनकी हालतें अभी बहुत ख़राब है। उन सब के किसी ना किसी के चोट बहुत बुरी आई है, कोई बेड रेस्ट पे है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। हम ये वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे कोई स्पिरिट है। तो जो वो बॉस होता है वो उनकी बात नहीं सुनता है। वो यही कहता है कि हाँ तुम्हें काम और बढ़ाना है मेरा, तुम लोगों को काम नहीं करना है तो तुम चाह सकते हो, बट ये अफवाह मत फैलाओ कि वहाँ पे कोई भूत है, क्योंकि हमें ये वर्क खुद गवर्नमेंट ने दिया, और तुम अगर इस तरीके से करोगे तो हमारी क्या रेपुटेशन मार्केट में रह जाएगी। तो बॉस यहाँ पे अपनी मार्केट रेपुटेशन के बारे में सोच रहा था, पर वो जो नहीं सोच रहा था वो था वर्कर्स और रवि की जिम्मेदारी, उनकी सेफ्टी। बट उसे बस वर्क कंप्लीट करना था। तो वो रवि को कहता है या तो जल्दी जल्दी काम करो या फिर इस्तीफा दो। अब जैसे ही वो इस्तीफे की बात सुनता है वो हैरान हो जाता है कि उसने अपनी लाइफ के बेस्ट 7 इयर्स इस कंपनी को दिए हैं। इतने अच्छे अच्छे वर्क करके, इतना अच्छा एक रेपुटेशन उस कंपनी का बना के उसने खुद ने दिया है, और अब उसे कहा जा रहा है कि इस कंपनी को छोड़ दो अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है तो थक हार के, ना चाहते हुए भी रवि को वो वर्क करना पड़ा। हादसे और बुरे होने लगे और कुछ महीनों बाद तो एक वर्कर की एट द स्पॉट डेथ भी हो गई थी। तो ये सब समझ में नहीं आ रहा था, एंड ऑफकोर्सली अब रवि भी उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहता था कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं नहीं कर सकता ये सब, मैं नहीं चाहता कि मेरे वर्कर, मेरी टीम टूटे, मेरे टीम वर्कर्स को इस तरीके से मरना पड़े। तो एक दिन वो खुद एक बार बात करता है वहाँ के गार्ड वगैरह से कि भाई आप हमारी हेल्प कर सको तो करो, क्योंकि अगर मैंने ये वर्क नहीं किया तो मेरा बॉस मुझे निकाल देगा, और यहाँ पे तुम जानते ही हो कि क्या रिस्क है। तो यही कहता है कि साहब मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझता हूँ, पर मैं आपको सिर्फ एक हमारे गुरुजी हैं, वो उनका नाम बता सकता हूँ, आप उनसे बात कीजिए, क्या पता वो हमारी आपकी हेल्प कर सकें। तो रवि उनसे नाम पूछता है गार्ड से, और अगले ही दिन वो उन गुरुजी के पास पहुंचता है। तो गुरुजी के पास जैसे ही पहुंचता है तो गुरुजी उसको देखते ही बोलते हैं कि तू कितनी भी कोशिश कर ले, राजा तेरा काम वहाँ पे कंप्लीट होने ही नहीं देगा। तो बोले कि बाबा आपको तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो आपको कैसे गार्ड बाबा ने आपको बताया? तो बोले तेरे गार्ड दादा ने कुछ भी नहीं बताया, तेरी शक्ल देखकर मैं बता सकता हूँ, पर बेटा मैं तेरी सेफ्टी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि तू उस जगह को छोड़ के अपनी जगह पे चला जा, क्योंकि जो तू करना चाहता है वो राजा कंप्लीट नहीं होने देगा। उसका दिल बसता है इस जगह पे, तो वो नहीं चाहता कि कोई और आके उस जगह पे कब्जा करे या फिर उस जगह को कोई भी क्षति पहुँचाए। तो बोले कि मैं क्षति पहुँचाने नहीं आया हूँ गुरुजी, मैं तो यहाँ पे काम करने आया हूँ। जो दीवारें, जो छत गिरने वाली हैं उन्हीं को मैं मजबूत करने आया हूँ। तो बोले वो तो तू जानता है बेटा, और तेरा जो बॉस है वो जानता है, बट ये वो राजा तो नहीं जानता ना। उसको तो यही लग रहा है ना कि उसके घर में कोई घुस चुका है, तो अगर तेरे घर में कोई घुसेगा तो तुझे भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसा ही वो राजा कर रहा है। तो अब ऐसे करते करते रवि बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि बाबा आपको ये सब पता है तो आप क्यों नहीं मेरी हेल्प करते? तो गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैं तो तेरी हेल्प कर दूंगा, बट उस राजा से मैं नहीं बचा पाऊंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं तेरी मदद ही कर रहा हूँ। उस जगह को छोड़ और अपने जगह पे चला जा, इसमें मैं तेरी और कोई हेल्प नहीं कर सकता। रवि को यहाँ से भी निराशा ही मिलती है कि अब वो करे तो करे क्या। तो वो सोचता है कि आज
रात को, अगर दिन में इतना हो रहा है तो हम रात को ही वर्क कंप्लीट करते हैं। तो वो जाता है अपनी टीम के साथ और वहाँ पे रात में वर्क करने लगता है। पर वहाँ का जो गार्ड होता है वो यही कहता है कि भाई साहब, अगर गुरुजी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते तो आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, प्लीज़ आप यहाँ पे काम मत कीजिए। पर रवि कहता है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मेरा बॉस मुझे निकाल देगा और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़े, तो मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो अपने कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर वहाँ पर रवि काम करने लगता है। तो जब वो काम कर रहे होते हैं तो जो दीवार होती है वो तो कंप्लीट हो जाती है, पर वो जो छत रेनोवेट करने के लिए वो गए होते हैं तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कोई पायल पहने चल रहा है। एकदम से सारे वर्कर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी घुंघरूओं की आवाज़ भी वहाँ पे आने लगती है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और सब एक साथ रवि को देखकर बोलते हैं कि साहब, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें अभी नहीं आना चाहिए, हम कल सुबह आएंगे। बोले क्या बात कर रहे हो, दीवार हो गई है, अभी ये छत भी कर ही देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बोले साहब, आपको आवाज़ आ रही है या नहीं? तो बोले होगा, यहाँ पे वैसे भी बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे कीट वगैरह होंगे, उनकी आवाज़ होगी, तुम्हें तो पता ही है ना उनकी आवाज़ ऐसी होती है। बोले पर साहब कुछ गड़बड़ लग रही है। पर रवि इनमें से किसी की बात नहीं सुनता, वो यही कहता है कि काम करो। इधर से एकदम दीवार की साइड काम करने वाले लोग जो होते हैं वो एकदम चिल्लाते हैं। इधर से रवि उन रेनोवेट करने वाले लोगों को छोड़ के वो दीवार को सही करने वाले लोगों की तरफ चला जाता है और इधर से वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बस खड़े रहते, क्योंकि वो आवाज़ और तेज हो चुकी थी रवि के जाने के बाद। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो इधर से जब रवि वहाँ पे पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे एक भी वर्कर खड़ा नहीं है। उसने कहा कि मैंने यहाँ पे 5 लोगों को छोड़ के गया था, सबके सब कहाँ चले गए। वो सबको ढूंढता है बट उसे कोई नहीं दिखता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, बात नहीं सुनी मेरी, अब तो तू मरा। मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरे घर से निकल जा, पर तुमने ये नहीं सुना। अब इसका खामियाजा तुझे तेरी जान देकर देना पड़ेगा। इधर से उन सब वर्कर्स को बहुत ही तेज रवि के चीखने की आवाज़ आती है। वो सब दौड़ के उस तरफ जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पे रवि बेहोश पड़ा है। उन्होंने चेक किया तो उसकी नर्व्स भी नहीं चल रही थी, तो उन्होंने एट ए टाइम एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस उसे लेकर जैसे हॉस्पिटल जा रही थी, बीच रास्ते में ही रवि ने अपनी सांसें छोड़ दी। He was dead. उसकी मौत की खबर सुनने के बाद उसका जो डायरेक्टर, उसका जो बॉस था, वो खुद सदमे में था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो मर चुका था। जब पता चला तो डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि इट वॉज अ स्ट्रोक, उसे हार्ट अटैक आया था। पर वर्कर्स को ये पता था कि ये किसने किया होगा। फिर वहाँ पे वो रेनोवेशन के काम रवि की मौत के साथ ही बंद हो गया। रवि के घर वाले मुआवजा तो पा चुके थे, पर शायद तक अब उनका बेटा, उनका पति, उनका पिता उनके पास अब वापस से नहीं आएगा। रवि के मरने के बाद उस कंपनी ने तो वो टेंडर छोड़ दिया, पर दूसरी कंपनियों ने भी उस टेंडर को पाया, पर कोई भी वहाँ पे रेनोवेशन का काम कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया। आज भी कहा जाता है कि लोकल्स और टूरिस्ट कभी कभी कुछ घुंघरूओं की आवाज़, कुछ पायलों की आवाज़ और कभी कभी एक ऐसे शख्स की परछाई देखते हैं जो कि एकदम उस राजा की तरह दिखता है। यू नेवर नो कि वो सच है या कहानी।
पर जो लोगों ने सुना, जो देखा और जो रवि के साथ हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल था, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था और बहुत ही ज़्यादा स्कैरी भी था। रवि को उसके वर्क से पहले ही ये सारे चीज़ें समझ में आने लगी थी। उसने अपने डायरेक्टर सर को भी ये बात बोली थी, पर डायरेक्टर सर ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी देकर उससे ये काम करवाने की कोशिश करी और उसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर देना पड़ा। अब मैं आपको उस कंपनी का नाम नहीं बता सकती, ना ही उस डायरेक्टर का और ना ही रवि का रियल नाम, पर ये सब उनके साथ हुआ है। और उसके बाद बहुत लोगों ने इस चीज़ को फील भी किया है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अपने सामने होते हुए देखा है, पर कोई इसे कैप्चर नहीं कर पाया। तो आप ही बताइए, क्या कभी आप हवा को कैप्चर कर पाए हैं? आपका जवाब होगा नहीं। तो वैसे ही ये चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कैप्चर नहीं कर पाते, पर वो हमारे सामने होती है, पर हम उन्हें ना ही रोक सकते हैं, ना ही उन्हें छू सकते हैं। बस खड़े रहकर दर्शक बनकर देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप रवि की जगह होते तो क्या करते। तब तक के लिए मैं प्रियंका शिमाली आपसे आज के लिए अलविदा मांगती हूँ और अगली बार मैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ आपके सामने पेश होंगी, जो कि राजस्थान की ये एक नेक्स्ट मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू देन।